नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया पॉडकास्ट में, जहां हम खोलते हैं डर के वो दरवाजे जिन्हें दिन की रोशनी में अक्सर बंद रखा जाता है। आज की कहानी इतनी खौफनाक है कि इसे सुनने के बाद आप अपने ही घर के सन्नाटे से डरने लगेंगे। तो अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और कानों में गूंजने दीजिए आज की दास्तां। ये कहानी है कबीर की, जो शहर के शोर शराबे से दूर अपनी एक किताब लिखने के लिए पहाड़ों के बीच एक पुराने बंगले में रहने आया था। उस जगह का नाम था विला नंबर 9। ये विला लोनावला के सुनसान इलाके में घने पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। ब्रोकर ने चाबी देते वक्त कबीर से अजीब नजरों से देखा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। उसने बस इतना कहा कि सर, रात को बाहर कोहरा बहुत होता है, खिड़कियां बंद रखिए। कबीर को लगा कि वो ठंड की बात कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ठंड सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि रूह को जमा देने वाली उस मौजूदगी की भी थी जो उस विला में बरसों से कैद थी। पहला दिन काफी सामान्य बीता। कबीर ने अपना सामान सेट किया। विला अंदर से काफी बड़ा था। लकड़ी का पुराना फर्श था जिस पर चलते ही चूं चूं की आवाज आती थी। फर्नीचर पर सफेद चादरें ढकी थीं, जिन्हें हटाते वक्त धूल के गुबार उठे, जैसे बरसों से सोई हुई रूहें जाग गई हों। शाम होते होते बाहर अंधेरा घिराया। जंगल से झिंगुरों की आवाजें आने लगीं और विला के अंदर एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। कबीर ने हॉल में अंगीठी जलाई और अपनी डायरी लेकर लिखने बैठा। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। कबीर के लैपटॉप की कीबोर्ड की आवाज के सिवा पूरे घर में सन्नाटा था। अचानक उसे लगा कि ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही है। ठक ठक ठक। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर बहुत संभल कर चल रहा हो। कबीर ने ऊपर देखा। उसने सोचा शायद पुराना घर है, लकड़ियां सिकुड़ रही होंगी। उसने फिर से लिखना शुरू किया, लेकिन तभी वो आवाज फिर आई, और इस बार वो आवाज सीढ़ियों के पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ऊपर से नीचे उतर रहा है, लेकिन सीढ़ियों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कबीर ने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और सीढ़ियों के पास गया। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। उसकी अपनी ही आवाज उस खाली हॉल में गूंजकर वापस आ गई। कोई जवाब नहीं मिला, बस एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने अंगीठी की आग को एक पल के लिए बुझा सा दिया। कबीर ने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है। वो वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया, लेकिन उसका ध्यान अब लिखने में नहीं था। उसकी नसें तन गई थीं। उसे लगातार लग रहा था कि हॉल के अंधेरे कोने से, जहां अंगीठी की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, वहां से कोई उसे देख रहा है, कोई जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। अगले 2 दिनों तक हालात और बिगड़ते गए। कबीर को अब सिर्फ चलने की आवाजें ही नहीं बल्कि अजीबोगरीब चीजें भी महसूस होने लगी थीं। कभी उसका रखा हुआ कॉफी का मग अपनी जगह से खिसका हुआ मिलता, तो कभी रात को सोते वक्त उसे लगता कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा होकर भारी भारी सांसें ले रहा है। जब वो आंखें खोलता तो कोई नहीं होता, लेकिन कमरे में एक सड़ी हुई अजीब सी बदबू फैली होती। तीसरी रात कबीर के सब्र का बांध टूट गया। वो सो रहा था कि तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कबीर झटके से उठ बैठा। आवाज घर के बेसमेंट से आ रही थी, वही बेसमेंट जिसका दरवाजा हमेशा ताला लगा रहता था। कबीर ने टॉर्च उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानता था कि उसे नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस रोने की आवाज में एक ऐसा खिंचाव था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सका।
वो बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचा। ताला जंग लगा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ताला खुला हुआ लटका था। कबीर ने धीरे से दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा एक लंबी और डरावनी चरमराहट के साथ खुला। सामने सीढ़ियां थीं जो घुप अंधेरे में नीचे जा रही थीं। वहां से ठंडी और नम हवा आ रही थी, जिसमें मिट्टी की महक थी। कबीर ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली और नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि बेसमेंट काफी बड़ा था। वहां पुराने बक्से, टूटी हुई कुर्सियां और धूल से भरे दर्पण रखे थे। रोने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। कबीर ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। कोई है? उसने फिर से पूछा। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी कोने में रखे एक बड़े से आदमकद आईने पर पड़ी। वो आईना बहुत पुराना लग रहा था। उसका कांच जगह जगह से काला पड़ चुका था। जैसे ही कबीर उस आईने के पास गया, उसे आईने में अपनी परछाई दिखी। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि आईने में दिखने वाली परछाई कुछ गलत कर रही है। कबीर शांत खड़ा था, लेकिन आईने में उसकी परछाई हिल रही थी। कबीर की सांसें अटक गईं। उसने अपना हाथ हिलाया, लेकिन आईने में परछाई ने हाथ नहीं हिलाया। वो परछाई बस उसे घूर रही थी। और फिर उस परछाई के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती थी। कान तक फैला हुआ मुंह और काली स्याह आंखें। कबीर डर के मारे पीछे हटा। उसका पैर एक पुराने बक्से से टकराया और वो गिर गया। तभी उसकी टॉर्च हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और बुझ गई। अब वो घुप अंधेरे में था। बेसमेंट के उस सन्नाटे में उसे एक सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई जमीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ आ रहा हो। सर सर सर। कबीर ने जल्दी से अपनी जेब से माचिस निकाली। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि पहली 2 तीलियां गिर गईं। रेंगने की आवाज करीब आती जा रही थी। अब वो आवाज उसके बिल्कुल पैरों के पास थी। कबीर ने तीसरी तीली जलाई। जैसे ही माचिस की लौ जली, उसने देखा कि उसके सामने जमीन पर एक औरत का चेहरा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और वो अपनी टूटी हुई कमर के सहारे रेंग रही थी। वो कबीर के चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर थी। उसने अपना हाथ कबीर के पैर पर रखा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसने अपनी फटी हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मेरा दरवाजा क्यों खोला? कबीर चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। माचिस की तीली जलकर उसकी उंगलियों तक आ गई, लेकिन डर के मारे उसे जलन महसूस नहीं हुई। अंधेरा होते ही उसे लगा कि उस औरत ने उसे खींचना शुरू कर दिया है। वो उसे अंधेरे कोने की तरफ घसीट रही थी। कबीर ने पूरी ताकत लगाई। उसने पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया और अंधेरे में ही उस दिशा में मारा जहां वो औरत थी। एक जोर की चीख गूंजी, जो इंसान की नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर जैसी थी। पकड़ ढीली पड़ी और कबीर वहां से भागा। वो सीढ़ियां कैसे चढ़ा उसे याद नहीं, बस वो भागता रहा, गिरता पड़ता, जब तक कि वो बेसमेंट से बाहर नहीं आ गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वहां पड़ा एक भारी संदूक दरवाजे के आगे खिसका दिया। वो हॉल में जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और सांसें किसी भाप के इंजन की तरह चल रही थीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली डर तो अब शुरू होने वाला था। कबीर ने सोचा कि वो सुबह होते ही यहां से भाग जाएगा। वो अपनी कार की चाबी ढूंढने लगा। उसने अपनी जैकेट की जेब टटोली, टेबल पर देखा, लेकिन चाबी कहीं नहीं थी। तभी उसका ध्यान डाइनिंग टेबल पर रखे उसके लैपटॉप पर गया। लैपटॉप की स्क्रीन ऑन थी। कबीर हैरान था, क्योंकि उसने लैपटॉप बंद कर दिया था। वो धीरे धीरे लैपटॉप के पास गया।
स्क्रीन पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ था। उस डॉक्यूमेंट में एक ही लाइन बार बार लिखी हुई थी, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। कबीर ने घबराकर लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। तभी लैपटॉप के स्पीकर से एक आवाज आने लगी। यह किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की आवाज थी। कबीर ने ध्यान से सुना। उसमें दो लोगों के बात करने की आवाज थी। एक आवाज कबीर की थी और दूसरी आवाज उसी औरत की थी जो बेसमेंट में थी। रिकॉर्डिंग में कबीर कह रहा था, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। और वो औरत कह रही थी, तुम अब हमारे हो कबीर, हमेशा के लिए। कबीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने ये बात कभी कही ही नहीं थी। ये रिकॉर्डिंग भविष्य की थी या ये सब उसके दिमाग का खेल था? तभी पूरे घर की बत्तियां एक साथ गुल हो गईं। विला फिर से अंधेरे में डूब गया। बाहर तूफान शुरू हो चुका था। बिजली की कड़कड़ाहट खिड़कियों को थर्रा रही थी। बिजली की चमक में कबीर ने देखा कि हॉल के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। अब वो रेंग नहीं रही थी, वो हवा में थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया हो। कबीर पीछे हटा और दीवार से जा टकराया। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। इस बार वो चल नहीं रही थी, वो हवा में तैरते हुए उसके पास आ रही थी। मेरा घर, मेरा नियम, जो यहां आता है वो बस एक कहानी बन जाता है। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। उसे अपने गले पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। वे उंगलियां धीरे धीरे उसका गला दबा रही थी। कबीर का दम घुटने लगा। वो छटपटाने लगा। उसे लगा कि अब उसका अंत आ गया है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक घड़ी में सुबह के 4 बजे का अलार्म बजा। टन टन टन। जैसे ही अलार्म बजा, गले पर दबाव कम हो गया। कबीर ने आंखें खोली। वो हॉल के फर्श पर पड़ा था। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। वो औरत गायब थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कबीर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो उठा, अपना बैग उठाया और बिना कार की चाबी ढूंढे पैदल ही मुख्य सड़क की तरफ दौड़ पड़ा। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक उसे एक ट्रक ड्राइवर ने लिफ्ट नहीं दे दी। कबीर शहर वापस आ गया। उसने वो विला छोड़ दिया, लेकिन वो खौफ उसे नहीं छोड़ पाया। आज भी जब कबीर रात को सोता है तो उसे अपने कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई देती है। और कभी-कभी जब घर में पूरा सन्नाटा होता है तो उसे अपने ही फोन की रिकॉर्डिंग में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम नहीं जा सकते। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो फिर कभी बंद नहीं होते। कबीर ने उस रात विला नंबर 9 का दरवाजा तो बंद कर दिया था, लेकिन डर का जो दरवाजा उसके दिमाग में खुला वो आज भी खुला है। अगर आप कभी लोनावला जाएं और आपको घने जंगलों के बीच एक पुराना विला दिखाई दे, तो याद रखिएगा, कुछ जगहें खाली नहीं होती, वो बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही होती हैं। भूतिया पॉडकास्ट में आज बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लीजिएगा। शायद कोई और भी है जो आपकी कहानी सुन रहा है। शुभ रात्रि।